हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स चूरमा पे स्वागत है, जहां पे कंसेप्ट है इतने इजी जितना कि चूरमा। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ब्रह्मास्त्र। फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को सोल्व करने के लिए और फिजिक्स के कंसेप्ट इतने क्लियर करने के लिए, इतने पावरफुल करने के लिए जितना चूरमा होता है। और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स का यूज बच्चों फिजिक्स के हर कंसेप्ट में होगा, हर चैप्टर में होगा, तो हमें वेक्टर को सीखना ही पड़ेगा। तो हम बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक टर्म है टेंसर। एक टर्म है टेंसर। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। टेंसर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी होती है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। यदि आप कोई चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, पावर ऑफ स्पेकुलेशन लेकर आना चाह रहे हैं कि आप बता पाए कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए एक फिजिकल क्वांटिटी के पास। तो टेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन जरूरी नहीं होती। जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी ना हो, जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी ना हो, उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन जरूरी हो, जिसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूरी हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूरी हो, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो जो जीरो ऑर्डर टेंसर है बच्चों, उसे बोला गया है स्केलर। और जो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है बच्चों, उसे बोलते हैं वेक्टर। उसे बोलते हैं वेक्टर। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड तो है और जिसके लिए डायरेक्शन दो जरूरी है, जिसके लिए दो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, दो होती है, उसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर। उसे बोलते हैं बच्चों सेकंड ऑर्डर टेंसर। बट 12th क्लास तक जिसके लिए एक डायरेक्शन जरूरी हो वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और जिसके लिए एक भी जरूरी नहीं हो या एक से ज्यादा जरूरी हो बट एग्जैक्टली एक ना हो, तो वो सारी की सारी आपके सिलेबस तक स्केलर में आएगी। वेक्टर वो जिसके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, बाकी सब टेंसर स्केलर में ही आएंगे। आपको बाकियों के बारे में स्केलर ही बोलना है। वेक्टर तब बोलना है जब मैग्नीट्यूड हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत हो तो वेक्टर, अदरवाइज भैया आप बोल देना कि ये तो स्केलर है, ये तो स्केलर है। तो इसका मतलब स्केलर और जो वेक्टर है वो दोनों ही बच्चों टेंसर है, बट अलग अलग ऑर्डर का। एक जीरो ऑर्डर का और एक बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बच्चों देखते हैं। अब क्या है, मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा स्केलर के बारे में कि स्केलर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने कहा कि बच्चों बताइए रूम का टेम्परेचर क्या है। रूम का टेम्परेचर क्या है? तो आप बोले सर रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में। तो मैंने कहा कि भाई आप 20 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए, मुझे समझ आ रहा है, ये नॉर्थ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होती, और जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं हो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि टेम्परेचर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपको कहूं कि भैया बच्चों बताइए टाइम क्या हुआ, आप बोले सर
अभी टाइम बजे हैं रात के 9:05, रात के 9:05 नॉर्थ में। मैंने कहा बच्चों नॉर्थ में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे आपने बता दिया 9:05 है तो मुझे समझ आ गई कि इतना ये समय है, मैं सेटिस्फाई हो गया। डायरेक्शन का यहां पे कोई रोल नहीं है, इसलिए टाइम बच्चों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके लिए दिशा जरूरी ना हो, जिसके लिए दिशा कोई इफेक्ट ना डाल रहा हो, जिसके लिए दिशा कोई इफेक्ट ना डाल रहा हो, डायरेक्शन कोई इफेक्ट ना डाल रहा हो, तो हम कहेंगे वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और ये ग्लो कर रहा है, और हमने इस वायरिंग की ऐसे फिटिंग करा रखी है घर में हमने वायरिंग की फिटिंग करा रखी है। एक दिन बच्चों क्या हुआ, ये फिटिंग उखड़ गई और ये जो आपका वायर है ये कुछ इस तरह से हो गया, ऐसे ये फिटिंग उखड़ गई, ये जो आपने वायर फिक्स कर रखा था वो गिर गया। अब भी बल्ब ग्लो कर रहा है, पहले करंट ऊपर जा रहा था ऐसे, अब करंट यहां जा रहा है, मतलब करंट की दिशा तो बदली, बट रिजल्ट पहले भी बल्ब ग्लो कर रहा था और अब भी बल्ब बच्चों ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि करंट की डायरेक्शन बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए बच्चों करंट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए करंट स्केलर कैटेगरी में आती है, जीरो ऑर्डर टेंसर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कब कोई चीज स्केलर होती है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन बच्चों मैटर ना करे तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही कहेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ये एक गाड़ी है और ये स्टार्ट नहीं हो रही, ये ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। इसके ड्राइवर ने किसी आदमी को बुलाया कि भैया तू आ और इसको धक्का लगा, और एक बंदा पहले से धक्का लगा रहा था, बोला भैया तू और आ और इसको धक्का लगा, ये स्टार्ट करनी है। तो भाई वो आया, दूसरा पर्सन आया और यहां खड़ा होकर इसको धक्का मारने लग गया। धक्का मारने का मतलब फोर्स। अब ये ट्रक हिल ही नहीं रहा। अब ड्राइवर उतर के कहता है अरे पागल यहां धक्का नहीं मारना, आप पीछे आकर धक्का मारिए। जब वो पीछे आके धक्का मारता है तो अब वो दोनों मिलकर धक्का मार रहे थे तो ट्रक चल पड़ा। इसका मतलब है फोर्स की दिशा बदलने से प्रभाव पड़ता है। यदि कोई किसी चीज को आप ऐसे धक्का मारो, फिर मैं एक और को कहूं कि तू भी धक्का मार, और वो आगे से धक्का मार रहा है, तो अब वो हिलेगी नहीं। और यदि वो दोनों एक साइड आकर ऐसे धक्का मारेंगे तो वो चीज चल पड़ेगी। इसका मतलब फोर्स की दिशा प्रभाव डालती है। तो फोर्स बच्चों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी हो बच्चों, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और जिसके लिए डायरेक्शन कोई इफेक्ट नहीं डालती बच्चों वो होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इस चैप्टर में इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में बच्चों, वेक्टर्स के बारे में। अब बच्चों वेक्टर का ये हमें समझ आ गया कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसे बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। ये जो लीनियर पोर्शन है बच्चों, ये देता है मैग्नीट्यूड। जो लीनियर पोर्शन है
ये देता है मैग्नीट्यूड, और ये जो आगे कैप है, ये एरो का जो हेड है, ये हेड देता है डायरेक्शन, ये हेड देता है डायरेक्शन। और बच्चों ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बच्चों ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बच्चों वेक्टर की क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक वेक्टर को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वेक्टर को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो ये लीनियर पोर्शन है ये देता है मैग्नीट्यूड, और ये आगे का हेड जो कैप है बच्चों ये देता है डायरेक्शन, ये देता है डायरेक्शन। मैं आपसे पूछूं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, और एक वेक्टर है बच्चों, एक वेक्टर है बच्चों बी, एक वेक्टर है बच्चों बी, बताइए इनमें से कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो यदि आपको बड़ा या छोटा बताना है तो यानी कि मैग्नीट्यूड कंपेयर करनी पड़ेगी, और इसकी बी की मैग्नीट्यूड यानी कि लीनियर पोर्शन ज्यादा है और ए का लीनियर पोर्शन छोटा है, तो बच्चों बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है ए के मैग्नीट्यूड से, ए के मैग्नीट्यूड से। तो ग्राफिकली कोई वेक्टर छोटा है या बड़ा है उसके लिए आपको उसका लीनियर पोर्शन देखकर आंसर देना होता है, भैया इसका लीनियर पोर्शन बड़ा है तो ये वेक्टर बड़ा है, और इसका लीनियर पोर्शन छोटा है तो बच्चों ये वेक्टर छोटा है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। मैथमेटिकल representation of a वेक्टर की ग्राफिकली एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली एक वेक्टर को किस तरह से बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली तो हम रिप्रेजेंटेशन सीख गए, अब हम क्या करना है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों ए वेक्टर बराबर होता है, ए वेक्टर बराबर होता है ए का मोड, मोड का मतलब लीनियर पोर्शन, और लीनियर पोर्शन ये है बच्चों मैग्नीट्यूड, ये है बच्चों मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, इनटू ए कैप, बच्चों ये है डायरेक्शन, बच्चों ये है डायरेक्शन। तो एक वेक्टर बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, बच्चों ए वेक्टर बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, इनटू इट्स डायरेक्शन। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। जब आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो आप बराबर लिख देंगे ए वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड गुणा में उसकी डायरेक्शन। जैसे बच्चों फोर्स बराबर है 5 न्यूटन नॉर्थ में, 5 न्यूटन नॉर्थ में। इसका मतलब बच्चों ये तो फोर्स तो वेक्टर है, 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ बच्चों उसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ बच्चों उसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ बच्चों उसकी डायरेक्शन है। आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चों वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर बच्चों, एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है बच्चों एक्सियल वेक्टर, एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर बच्चों वो होता है जो वेक्टर किसी बॉडी में लीनियर इफेक्ट जनरेट करे, लीनियर इफेक्ट जनरेट करे। जैसे मैं 5 किलोमीटर चला नॉर्थ में, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ में एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये लीनियर इफेक्ट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक पोलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक पोलर वेक्टर है। तो पोलर वेक्टर वो होता है विच जनरेट लीनियर इफेक्ट इन द बॉडी, लीनियर इफेक्ट इन द बॉडी, इन द बॉडी, जो किसी बॉडी में लीनियर इफेक्ट जनरेट करे उसे बोलते हैं बच्चों पोलर वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक सीधी रेखा में जाना यानी कि लीनियर इफेक्ट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स किसी बॉडी को धक्का दोगे या खींचोगे तो वो लीनियर इफेक्ट जनरेट होगा, तो फोर्स, ये आपके पोलर वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर हैं। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बच्चों जो किसी बॉडी को घुमा दे,
जो किसी बॉडी को घुमा दे, आपने मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और आपने यहां से यहां पर फोर्स लगाया और ऐसे ऐसे ये घूम गया, यानी कि इसमें कौन सा इफेक्ट जनरेट हुआ? रोटेशनल इफेक्ट जनरेट हुआ। जो किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर दे बच्चों, उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, विच जनरेट रोटेशनल इफेक्ट इन द बॉडी, रोटेशनल इफेक्ट इन द बॉडी। जो बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करे बच्चों, उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। आगे चलकर हम पढ़ेंगे जो बॉडी को घुमाते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट पैदा करते हैं। तो बच्चों ये होता है एक्सियल वेक्टर और ये होता है बच्चों पोलर वेक्टर, अब पोलर वेक्टर तो सिंपल सा है, यदि मैं किसी बॉडी को ऐसे धक्का दूं तो इसी दिशा में होगा, यानी कि फोर्स मैंने इसी दिशा में लगाया तो इसकी दिशा आ गई। अब सर एक्सियल वेक्टर की दिशा बताइए, अब बच्चों एक चीज सुनिए, आप किसी चीज को घुमा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज, किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, और या घुमा सकते हो बच्चों किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज, या आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। बच्चों एक चीज देखिए, एक क्लॉकवाइज इफेक्ट है और एक एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है। आज मैं आपको ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूं जिसके बाद आप एक्सियल वेक्टर की दिशा कभी नहीं भूलोगे। मान लो आप अपने दोस्त के घर जाओ दिन में और डोरबेल बजाओ, तो बच्चों मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस चीज की पॉसिबिलिटी है, किसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर आएगा आपके डोरबेल बजाने से? मैक्सिमम आंटी बाहर आती है। आंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड। यदि कोई मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, यदि कोई इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंटी आउट। आउट का मतलब बच्चों डॉट। तो आउटवर्ड कब होता है? एक्सियल वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है यदि एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड है तो क्लॉकवाइज का मतलब अंकल वाइज, अंकल तो भीतर अंदर पड़ा है, यानी कि इनवर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। इनवर्ड को तो बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड, और बच्चों क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों इनवर्ड। एक्सियल वेक्टर की यही दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चों आउटवर्ड। और वेक्टर के दो टाइप होते हैं, एक पोलर वेक्टर होता है बच्चों और एक होता है एक्सियल वेक्टर। एक पोलर वेक्टर होता है बच्चों, एक होता है एक्सियल वेक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, अगला पॉइंट अब हमें पढ़ने हैं पोलर और एक्सियल के टाइप। एक्सियल दोनों के टाइप, इन दोनों के टाइप हमें पढ़ने हैं। इन दोनों के बच्चों टाइप हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक चीज सुनिए, यूनिट वेक्टर बच्चों वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी, मैग्नीट्यूड जिसकी यूनिटी हो, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर हो, और मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन पर्टिकुलर हो, बच्चों उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर।
उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं बच्चों फोर्स है 3 न्यूटन साउथ में 3 न्यूटन साउथ में। हमें पता है कि एक वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। बच्चों मैंने क्या किया, इस वेक्टर 3 न्यूटन साउथ को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। 3 न्यूटन इज इक्वल टू बचा एफ कैप। 3 न्यूटन से 3 न्यूटन कैंसिल, यहां बना 1, यहां बचा 1, यानी कि एफ कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन बच्चों क्या है, पार्टिकुलर है, डायरेक्शन पार्टिकुलर है। यानी किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसी को बच्चों यूनिट वेक्टर बोलते हैं। किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है बच्चों उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है बच्चों उसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है। ध्यान से देखिए 3 न्यूटन से 3 न्यूटन गायब, यूनिट तो बचा ही नहीं, तो यूनिट वेक्टर यूनिटलेस वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 1 का मतलब छोटी सी मैग्नीट्यूड। जैसे एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो है छोटी सी 1 और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन x की हो और मैग्नीट्यूड छोटी सी 1 हो तो बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाता आई कैप से। आई कैप यूनिट वेक्टर है, यानी कि आई कैप बच्चों यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो डायरेक्शन x की दे। अब छोटा सा वेक्टर ले लिया मैंने y एक्सिस में, यानी कि डायरेक्शन y की है और मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये बच्चों होता है जे कैप। यानी कि जो जे कैप है वो मैग्नीट्यूड 1 रखता है और डायरेक्शन y एक्सिस की। अब छोटा सा वेक्टर इससे बाहर बनाऊं मैं, तो बोर्ड से बाहर, प्लेन से बाहर बनाऊंगा तो बच्चों बाहर तो बना नहीं सकता, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ऐसे छोटा सा वेक्टर है और डायरेक्शन बच्चों जेड की। तो जो वेक्टर डायरेक्शन जेड की दे और मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे बोलते हैं बच्चों के वेक्टर, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप बच्चों ये 3 यूनिट वेक्टर होते हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, तीनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप बच्चों ये तीनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। दिस इज द एवरीथिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला वेक्टर देखिए बच्चों, अगला टाइप है इसका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, जीरो वेक्टर ये पोलर भी हो सकता है, ये एक्सियल भी हो सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कुछ न कुछ तो होगी, बट हमें नहीं पता क्या होगी, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बच्चों जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी का मतलब होता है होगी कोई एक डायरेक्शन, बट हमें नहीं पता वो एक कौन सी है। जैसे मैं मेरी कार लेकर गया और एक जगह रोक ली, तो मैंने जैसे ही कार को रोका तो मेरी कार की वेलोसिटी होगी 0 और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि वेलोसिटी 0 है। अब मैं मेरी कार को आगे चलाऊं, पीछे चलाऊं, दाएं चलाऊं, बाएं चलाऊंगा तो एक दिशा में एक समय, तो यानी कि डायरेक्शन तो पार्टिकुलर होगी, बट उस टाइम उसकी मैग्नीट्यूड 0 है, तो यानी कि वो एग्जांपल हो गया जीरो वेक्टर का जीरो वेलोसिटी। जैसे मैंने इस बॉडी को ऊपर फेंका, जैसे मैंने ऊपर फेंका तो इस बॉडी ने अपनी दिशा बदली और जहां दिशा बदलती है वहां रुकता है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब आप किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, तो वो जीरो वेलोसिटी का एग्जांपल है,
आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जीरो वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी, मतलब कोई वो एक होगी बट हमें नहीं पता वो एक डायरेक्शन क्या है, हमें नहीं पता वो एक डायरेक्शन क्या है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब बच्चों यहां देखिए एक वेक्टर है नॉर्थ में, एक वेक्टर है, मैंने कहा ये दिशा नॉर्थ में, और इसकी मैग्नीट्यूड है 5, इसकी मैग्नीट्यूड है 5, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 और नॉर्थ दिशा में है, और एक वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है ए यानी कि 5 है, और किसमें, नॉर्थ में। एक वेक्टर बच्चों बी है, बी, और इसकी मैग्नीट्यूड है 5 और ये नॉर्थ में, तो इस साइड क्या हुआ बच्चों, इस साइड क्या हुआ, साउथ। तो आप कह सकते हो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, तो जो ए वेक्टर है वो बी का नेगेटिव वेक्टर होगा, जो ए वेक्टर है बच्चों वो बी का नेगेटिव वेक्टर होगा, ए वेक्टर बी का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। तो कब कहेंगे एक वेक्टर किसी दूसरे का नेगेटिव है, जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन बच्चों एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो उसे बोलते हैं एक वेक्टर का कोई एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, कोई एक वेक्टर दूसरे का क्या है बच्चों, नेगेटिव वेक्टर है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट, मान लेते हैं ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर मैं जितने भी वेक्टर बनाऊंगा, एक प्लेन में बने हुए सारे वेक्टर, आप अपनी कॉपी में जितने वेक्टर बनाओगे वो सारे के सारे कोप्लेनर हैं, वो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं। और यदि मैं एक वेक्टर इस प्लेन में बनाया और एक वेक्टर मेरे सामने वाले प्लेन में बनाया, तो दोनों वेक्टर का प्लेन अलग अलग है, तो ऐसे वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे, ऐसे वेक्टर बच्चों नॉन कोप्लेनर होंगे। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में बने हैं वो कोप्लेनर हैं, और ऐसे वेक्टर जो अलग अलग प्लेन में बने हैं बच्चों वो नॉन कोप्लेनर हैं। अगला पॉइंट, मान लो कोई ये वेक्टर है, ए वेक्टर, और एक और वेक्टर बी है, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन सेम हो बच्चों, इन्हें को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, उन्हें को इनिशियल या कंक्यूरेंट वेक्टर बोलते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन सेम हो, ऐसे वेक्टर बच्चों जिनका ओरिजिन सेम हो उन्हें कंक्यूरेंट वेक्टर बोलते हैं, और जिनका ओरिजिन सेम ना हो वो नॉन कोइनिशियल है या नॉन कंक्यूरेंट है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, मान लो बच्चों ये वेक्टर है, ए वेक्टर है कोई, और आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट को, जैसे वेक्टर है और यहां पे आपने इसको पकड़ लिया, मतलब ये इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। ऐसा वेक्टर जिसमें लीनियर इफेक्ट ना हो, सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट हो, नो लीनियर इफेक्ट, ओनली रोटेशनल इफेक्ट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, बच्चों लोकलाइज्ड वेक्टर वो होता है जो सिर्फ घूम सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल नहीं सकता, उसे लोकलाइज्ड बोलते हैं। और जो एक जगह से दूसरी जगह चल भी सकता है, घूम भी सकता है बच्चों, वो होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। यदि कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, उन्हें बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन पे हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में उसे बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं यदि एक ही लाइन पे हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, दिशा अलग हो या सेम हो, इट डजंट मैटर, या तो पैरेलल होनी चाहिए या एक लाइन पे होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। और यदि एक दूसरे के ना पैरेलल है और ना सेम लाइन पर है, उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर, उसे बच्चों बोलते हैं नॉन कोलिनियर। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ गई होगी। इसमें जो आपके लिए जरूरी है बच्चों, वो सबसे जरूरी इसमें है जीरो वेक्टर, और बच्चों इसमें जरूरी है यूनिट वेक्टर। ये आपको आना चाहिए। इसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद है बच्चों शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। मान लो बच्चों ये एक वेक्टर है ए, और मुझे इस वेक्टर की यहां जरूरत नहीं है, मुझे इस वेक्टर की यहां जरूरत है। यदि मैं इस सेम मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर बनाऊं, बिना रोटेट करवाए, यानी कि सेम डायरेक्शन में यहां कोई वेक्टर था और उसको मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया बिना रोटेट कराए, और मैग्नीट्यूड भी सेम रखी, तो ये वेक्टर ए है, तो बच्चों ये वेक्टर भी ए है। इसे बोलते हैं लीनियर शिफ्टिंग। मान लो कहीं एक वेक्टर पड़ा है, हम कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं और मुझे वो वेक्टर वहां ना चाहकर कहीं और चाहिए, तो आप उसको शिफ्ट करा सकते हो लीनियरली, पर ध्यान रहे ना तो मैग्नीट्यूड बदलनी चाहिए और ना ही डायरेक्शन, यानी कि वो रोटेट नहीं होना चाहिए। रोटेट कर दिए तो डायरेक्शन बदल जाएगी। बच्चों इसे बोलते हैं लीनियर शिफ्टिंग। अब बच्चों मान लेते हैं ये एक वेक्टर है बी, और मुझे वेक्टर नीचे चाहिए, तो आप सेम मैग्नीट्यूड का बिना रोटेट कराए इसको पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हो। बिना रोटेट कराए इसे पैरेलल शिफ्ट भी बोल सकते हो। इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। बच्चों इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। वेक्टर के लिए दो शिफ्टिंग अलाउड है, एक लीनियर शिफ्टिंग और बच्चों एक पैरेलल शिफ्टिंग। एक लीनियर शिफ्टिंग बच्चों और एक पैरेलल शिफ्टिंग। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना बच्चों एंगल बताना हो, तो दोनों वेक्टर का या तो एंड टू एंड मिला हो, या दो वेक्टर का हेड टू हेड मिला हो। दो वेक्टर के बीच में आप एंगल तभी बता सकते हो बच्चों, या तो दो वेक्टर का टेल टू टेल यानी कि ये दोनों पॉइंट मिले हो, या हेड टू हेड मिला हो, तभी आप दो वेक्टर के बीच में एंगल बता सकते हो। यदि हेड और टेल जुड़ा हुआ है, एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल, तो आप उनके बीच में एंगल नहीं बताओगे। पहले उन्हें शिफ्ट कराकर या तो टेल टू टेल जोड़िए या हेड टू हेड जोड़िए, तभी आप एंगल बताओगे बच्चों। ये बात आप नोट कर लें। दो वेक्टर के बीच में हम एंगल तभी बता पाएंगे जब या तो वो टेल टू टेल जुड़े हो या हेड टू हेड जुड़े हो। यदि ऐसा जुड़ा है तो आप एंगल बताओगे। अब एंगल कैसे बताएं? दो वेक्टर के बीच में दो एंगल होते हैं, एक छोटा एंगल होता है और एक बड़ा एंगल होता है। छोटे वाला एंगल बच्चों आपका आंसर है,
दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनेंगे, एक छोटा एंगल बनेगा और एक बनेगा बड़ा एंगल। यदि दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर हैं, टेल टू टेल तो जुड़े हैं, एक ही लाइन के ऊपर है, एक मान लो बच्चों ये वेक्टर है और एक मान लेते हैं बच्चों ये वेक्टर है, तो दोनों का टेल टू टेल जुड़ा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो जब एंगल 0 डिग्री हो तो बच्चों ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 0 हो तो वो पैरेलल होते हैं। अब मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का टेल टू टेल जुड़ा है। अब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो दो वेक्टर के बीच में कम से कम एंगल 0 हो सकता है, कम से कम एंगल 0 डिग्री या उससे बड़ा, ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री या उससे छोटा। ये है दो वेक्टर के बीच में एंगल की रेंज। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जैसे मैं कहूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और इसके बी ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो बताइए ए और बी के बीच में कितना एंगल है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है बी का हेड है और ए का टेल आपस में जुड़ा हुआ है। और एंगल तभी बता सकते हैं जब टेल टू टेल और हेड से हेड जुड़ा हो, तो आप एंगल नहीं बता पाओगे। तो हमने क्या किया बच्चों, इस बी वेक्टर को लीनियरली शिफ्ट कर सकते हो। अब लीनियरली शिफ्ट करेंगे तो बच्चों बन गई स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये तो एंगल स्ट्रेट सीधी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 120 है तो ये हो गया 60 डिग्री और ये बी है तो ये भी बी है क्योंकि लीनियर शिफ्टिंग किया है। तो अब ध्यान से देखिए ए और बी का टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो अब आप कह सकते हो ए और बी के बीच में बच्चों एंगल 60 डिग्री है। बच्चों आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इतने ही नीट एंड क्लीन, इतने ही सिंपल तरीके से यदि आपको फिजिक्स सीखनी है तो एक बार आप फिजिक्स सुरमा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे कि वेक्टर के आगे के पोर्शन में क्या क्या है, किस तरह से वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है, किस तरह से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से वेक्टर को जोड़ा जाता है, वो सारी की सारी बातें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहिए और एक बार बच्चों अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कर दें फिजिक्स सुरमा, ताकि वो भी अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाएं। ये फिजिक्स चूरमा जहां पर है कंसेप्ट इतने इजी जितना कि चूरमा। तो बच्चों तब तक के लिए खुश रहें, टाटा बाय बाय।